वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग इंडिया से एक्सटर्नल रिलेशंस कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एफ्रो एशियाई एकता यानी एफ्रो एशियन यूनिटी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और उसके बाद हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे और उस समय वह दौर जो था एक शीत युद्ध का दौर था और उस शीत युद्ध ने पूरे विश्व को दो खेमों में बांट दिया था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके जैसे बहुत सारे नेता जो एशिया और अफ्रीका से बिलोंग करते थे, उन्होंने यह डिसीजन लिया था कि हम लोग दोनों ही खेमों में शामिल नहीं होंगे, बल्कि हम लोग एक अलग स्वतंत्र आंदोलन का निर्माण करेंगे जिसे नॉन अलाइन मूवमेंट कहा जाता है। तो इसी नॉन अलाइन मूवमेंट की जो बेस थी, यही एफ्रो एशिया एकता को जन्म देती है। एक तरह से देखा जाए तो एशिया के जितने भी देश थे, एशिया इनको एक तरीके से नेहरू लीड कर रहे थे और अफ्रीका के जितने भी देश थे उनकी देशों के जितने भी लीडर्स थे और रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके साथ मिलकर लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू एफ्रो एशिया एकता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और उनके विकास पे काम कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भी बहुत कोशिश की। फिर साथ ही वह लगातार नस्लवाद और रंगभेद का विरोध करते थे। आपके लिए ये जानना जरूरी है स्टूडेंट्स कि इंडोनेशिया के एक शहर बाडुंग में ही एफ्रो एशिया सम्मेलन हुआ था जो 1955 में रखा गया था। फिर अफ्रीका और एशिया के जितने भी नए नए स्वतंत्र हुए देश थे, उनके साथ भारत के संपर्क लगातार बढ़ रहे थे। फिर एक चीज, बाडुंग सम्मेलन में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर में बेलग्रेड में हुआ था। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत ज़्यादा भूमिका रही है एफ्रो एशिया रिलेशंस में और एफ्रो एशिया यूनिटी में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग और नेक्स्ट रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है चीन भारत संबंध। चीन भारत के जो संबंध रहे हैं वह 1949 से आप समझ सकते हैं और वह आज तक आप लोग देख ही रहे हैं कि चाइना और इंडिया के क्या रिलेशनशिप है। इंडिया चाइना रिलेशनशिप में काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिसको मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देती हूँ। इनका एक मुद्दा रहेगा तिब्बत प्रॉब्लम, फिर नेक्स्ट आएगा बॉर्डर डिस्प्यूट, द मैकमोहन लाइन, लद्दाख, origin of border dispute, war of 1962। तो ये सारे पॉइंट्स रहेंगे आपके चाइना इंडिया रिलेशन में। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बेस जान लेते हैं कि इंडिया चाइना रिलेशनशिप कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। तो आप लोग देखिए, जिस तरीके से किताब में लिखा हुआ है कि भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े दोस्ताना ढंग से की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत भरोसा था चीन के साथ भारत के संबंधों पे और उन्होंने हमेशा अच्छी ही भावना रखी थी चाइना के लिए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय कुछ संतुष्ट नहीं थे इस मामले में। उनका मानना था कि चीन कभी भी भारत पे हमला कर सकता है, उन्हें चीन पे पूरा भरोसा नहीं था। लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत पर चीन के प्रमुख चाउ एन लाई के साथ जो हस्ताक्षर किए थे, इससे उन्हें मतलब ऐसा लगता था कि चीन के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं और वह मानते थे कि चीन और भारत के संबंध का यह एक नया दौर है। लेकिन ऐसा हो ना सका। धीरे धीरे समस्याएं उत्पन्न होने लगी, जो धीरे धीरे मैंने आपको पॉइंट वाइज दिखाया है। कि सबसे पहले देख लेते हैं तिब्बत प्रॉब्लम। तिब्बत प्रॉब्लम में ऐसा था कि तिब्बत उत्तर की दिशा में भारत की सीमा को छूता है और दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक और राजनीतिक नेता थे।
तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तिब्बत पर एक भारतीय मंडल रोका था और यहाँ चीन ने भी अपनी एक टुकड़ी द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश की। एक तरीके से देखा जाए तो चीन लगातार तिब्बत पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत चाह रहा था कि तिब्बत इंडिपेंडेंट रहे और भारत और चीन के बीच एक दीवार बन के रहे, लेकिन ऐसा हो न सका। लगातार चीन ने तिब्बत पर दबाव बनाया और उनकी प्रमुख जो दलाई लामा थे उनको मजबूर किया गया उनको मजबूर किया गया मतलब कुछ पेपर्स पे साइन करने के लिए, जिसमें यह था कि तिब्बत भीतर अपने तरीके से रह सकते हैं अपने देश के अंदर, लेकिन बाहरी मामलों में उन्हें चीन के नियम मानने पड़ेंगे, चीन के सेना भी तिब्बत में रहेंगे। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि तिब्बत पे पूर्ण रूप से चीन का अधिकार हो चुका था, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। तो यह बहुत उस समय टेंशन वाली बात हो गई थी, क्योंकि दलाई लामा और उनके बहुत सारे हजारों के रूप में जितने भी बौद्ध तिब्बती थे वो भागकर भारत आ गए और उन्होंने भारत में शरण मांगी। तो भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी, जिससे चीन बहुत नाराज हुआ। चीन का मानना था कि वह शत्रुता निभा रहा है भारत चीन के साथ, और चीन ने आरोप भी लगाया कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पर चीन विरोधी गतिविधियां को हवा दे रही है और चीन ने तिब्बत पर सैन्य चढ़ाई कर दी। लेकिन भारत के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह तिब्बत की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं जो तिब्बत वाला मामला हो गया, उस वजह से भारत और चीन के संबंध काफ़ी बिगड़ गए। फिर आइए नेक्स्ट है बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट यानी कि बदले की आग में अब जो चीन झुलस रहा था, अब वह क्या करने लगा, भारतीय सीमा में घुसपैठ करने लगा और चीन ने अब भारत की बहुत सारे सीमा के क्षेत्रों पर अपना अधिकार होने का दावा करने लगा, जिससे खासकर उन्होंने अपने मानचित्र में भी भारत के बहुत सारे हिस्सों को दर्शाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से भारत और चीन में सीमा विवाद शुरू हो गई। नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन 1914 में शिमला में ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधित्व में खींची गई, जो कि भारत और चीन की सीमा को बांटती थी। यह रेखा भूटान के नज़दीक थी। भारत ने इस रेखा का सम्मान किया, लेकिन चीन ने इसे अस्वीकार किया। फिर लद्दाख में भी सेम समस्या शुरू हो गई। लद्दाख में जम्मू और कश्मीर का भाग था। लद्दाख और चीन के बीच सीमा रेखा नहीं खींची हुई थी, लेकिन यह माना जाता था कि अक्साई चीन भारत का ही हिस्सा है, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में भी इस बात का प्रमाण था। लेकिन फिर चीन इस बात को मानने से इनकार करने लगा और लद्दाख में भी चीन के साथ भारत के सीमा विवाद शुरू हो गए। तो इस तरीके से ओरिजिन ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट यानी कि सीमा विवाद की शुरुआत भारत और चीन के बीच हो गई, जो लगातार बढ़ती रही, जिसने युद्ध का भी रूप ले लिया कई बार। तो वह युद्ध 1962 का युद्ध आप देख सकते हैं यहाँ पर। चीनी सेना ने क्या किया, सितंबर 1962 को उत्तर पूर्वी सीमा यानी कि नेफा में मैकमोहन रेखा को पार किया और भारत के प्रांत में एक विशाल भाग पर कब्जा कर लिया। नेहरू ने राजनीतिक जोर के कारण साहस बटोरकर भारतीय सेना को हमले का जवाब देने को कहा, जिससे चिढ़कर चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को उत्तर पूर्वी सीमांत और लद्दाख के क्षेत्र पर फिर से हमला बोल दिया। यह हमला इतना बड़ा था कि ऐसा लगा चीन ने सारा क्रोध ही भारतीय सीमा पर निकाल दिया हो। तो इस तरीके से चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों ही जगह धक्का लगा। इस संकट से उबरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन से भी सेना की मदद मांगनी पड़ी। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत और चीन के संबंध तिब्बत मामले को लेकर शुरू हो गए और तिब्बत मामले को लेकर शुरू है जो आज तक बने हुए हैं। आज भी आप लोग अभी वर्तमान जितने भी रिसेंट न्यूज़ आप लोग देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, उसमें आप लोग ये चीज़ देख रहे होंगे कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में और लगातार सीमा विवाद बनी हुई है और यह टेंशन
का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और इंडिया पाकिस्तान रिलेशन भी काफ़ी सारे पॉइंट्स में बटे हुए हैं जिसके बारे में भी जानेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आप लोग आज मैंने जितने भी पॉइंट्स अभी तक डिस्कस कर दिए हैं आप लोग उसको ध्यान से उस लेक्चर को सुने और जितने भी मैं आप लोगों को फुटेज दिखा रही हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस पर अपना नोट्स तैयार करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।